ऑनलाइन वाले चैट बॉक्स में आ जाओ और बोलते चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, अमृत, मैं 2 पीक्स के नाम लूंगी, आपने मुझे बताना है हिमालय की कौन सी रेंजेस में ये लाई करती है। कुमाऊं और मसूरी। नहीं, वासु ज्योग्राफी। ओके कनव, हिमालयन रेंज। स्टेट ठीक है, उत्तराखंड आएगी। हिमालयन रेंजेस कौन सी हैं ये? ट्रांस है, ग्रेटर है, लेसर है, शिवालिक है, कौन सी है? पक्का लगाओ। ओके वेरी गुड, लेसर हिमालय। अच्छा ऐसे नहीं करना है, नो ठीक है। नेक्स्ट, मैं 2 और पीक्स के नाम लूं, रेंजेस के नाम लूंगी, आपने बतानी है हिमालय की कौन सी रेंजेस में ये एडेड है। पारुल बताएगी, काराकोरम और लद्दाख। बाकी चुप रहेंगे, सबसे उधर किधर अलग सी थी। ठीक है, आप ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। एक मैंने बोली नहीं, कौन सी थी? जांस्कर। ठीक है, नितिन बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कामेत, बंदरपूंछ, ये कौन से रेंज में लाई करेगी? बाकी चुप रहेंगे। नहीं, किसी को याद है? हैंड रेस। हाँ जी प्रेरणा। उत्तराखंड रेंज का नाम बताओ। रेंज, हैंड रेस। युक्ति पहले छींक देती है, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, कहां से कहां तक थी ग्रेटर हिमालयस? हैंड रेस। हाँ जी कनव, नामचा बारवा तक। ठीक है, यस ऑनलाइन। ठीक है गुड। बाकी बाकी आज बड़े सुस्त हैं। चलो, आर्टिकल 29 और 30 किस चीज को लेके था? फंडामेंटल राइट्स में। युक्ति, अच्छा 29 में सिर्फ माइनॉरिटी शब्द है, सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला हुआ है वहां पे, तो उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों आते हैं। ठीक है, यस ऑनलाइन। ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेशियर नहीं बताए थे ना उस दिन, ग्लेशियर छोड़ देते हैं। 2 पीक्स के नाम लूंगी, फटाफट से बताना है कौन सी रेंज के अंदर लाई कर रहा है। हैंड रेस कर देना, जो पहले करेगा उससे पूछ लूंगी। धौलागिरी और अन्नपूर्णा रेंज का नाम बताना है। धौलागिरी और अन्नपूर्णा, मंशालू, मकालू। अगली का नाम लिया तो आपको पता ही चल जाएगा फिर। नहीं, कंट्री का नाम पता लगेगा। रेंज, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंशालू था, मकालू था, एवरेस्ट थी, गौरी शंकर थी जो कि नेपाल में थी सारी। मुझे रेंज का नाम बताओ, कौन सी रेंज में ये लाई करती है? पक्का? ग्रेटर हिमालय। और महाभारत किस में लाई करेगी? सब बोल दी, फ्रांस भी बोली, ग्रेटर भी बोली, लेसर। अब एक बता दो, कितने बोलते हैं? लेसर। ठीक है गुड, लेसर हिमालय। ठीक है, सुमित बताएंगे। अब आपने एक कंट्री पढ़ी थी, सायरा लियोने। बॉर्डरिंग कंट्रीज बताओ कौन कौन सी हैं, बाकी चुप रहेंगे। लाइबेरिया, वेरी गुड। गिनिया, बस 2 ही हैं। कैपिटल कौन बताएगा सायरा लियोने? हाँ जी आर्यन, वेरी गुड। फ्री टाउन। क्यों पढ़ा था ये न्यूज में आपने? टर्टल आइलैंड जो है यहाँ पे, एक मिनट, हेलो, ओबीएस, एक सेकेंड, ऑनलाइन जस्ट एक सेकेंड रुकना। किया है ऑन, मैम चल रही है स्ट्रीम। चलो वो देख लो आप, मैं करती हूँ कंटिन्यू तब तक यहाँ। ठीक है, रियूटाइल क्या चीज थी? रियूटाइल, RUTILE, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जिसके रिजर्व्स आपको वहां पे मिलेंगे। ठीक है गुड। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल के साथ, बाकी बाद में पूछती हूँ। ठीक है ऑनलाइन, यस, न्यानगई रीजन था। और आज जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो रोडीज को लेके है। ठीक है, रोडीज, ये राइनोस की बात यहाँ पे करी गई है। इनके डीएनए का डेटाबेस कलेक्ट किया जाएगा। जहां जहां पे भी राइनोस है वो सारी सरकारें यहाँ पे मर्ज होंगी। क्यों डेटाबेस कलेक्ट करना जरूरी है इनका? ठीक है, एक तो IUCN स्टेटस आप देखोगे, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मिलेंगे, कुछ आपको वल्नरेबल में मिलेंगे। प्लस क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं। कईयों का मानना है कि जो इनके हॉर्न होते हैं उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से पूरे के पूरे राइनो को मार दिया जाता है। ठीक है, सिवियरली इंजर्ड होते हैं। तो इसी वजह से अब इनका डीएनए डेटाबेस स्टोर कर लिया जाएगा। और हर एक राइनो का जो डीएनए होता है वो यूनिक होता है, जैसे आप ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हो।
नेक्स्ट आर्टिकल आपका पीएम दिव्यशा केंद्र को लेके है। अब दिव्यशा, यहाँ पे दो बेनिफिशियरी आएंगे आपके, वन इज एल्डरली, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, और दूसरे जो दिव्यांग लोग हैं। तो इसको भी पायलट प्रोजेक्ट पे चलाया गया था, ऐसे नहीं कि पूरे पैन इंडिया में आपने एक ही साथ इंप्लीमेंट कर दिया। पहले जैसे गोवा में आप देखोगे, यूपी के कुछ एरियाज में देखोगे, अभी जो इंप्लीमेंट करा गया है वो बदाऊं रीजन है यूपी का, वहां पे भी ये केंद्र बनाए गए हैं। काम क्या होगा, क्या लगता है आपको, अगर इसके दिव्यांग है बेनिफिशियरी और दूसरे सीनियर सिटीजन है तो क्या पर्पज रहेगा? सारे आएंगे इसमें। डिसेबल्ड, जैसे हो सकता है किसी के लिम्स प्रॉपर नहीं है, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी की हियरिंग प्रॉब्लम है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। विकलांग तो लिम्स वाली प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ पे डिसेबल वर्ड किया गया है। यस, यहाँ पे जो असिस्टेड डिवाइसेस इन लोगों को चाहिए होते हैं, जैसे जिसकी टांग नहीं है उसको लिम्स चाहिए होंगे, आर्टिफिशियल लिम्स, वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। खर्चा ज्यादा आता है उसमें, तो वल्नरेबल सेक्शन से यहाँ पे लोग बेनिफिशियरी रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट स्कीम है, पीआईबी ने कवर किया था इस वजह से। अब हम फाइनल टचअप दे लेंगे आज एक्सियोम मिशन 4 को, क्योंकि प्रॉपर स्प्लैश डाउन हो चुका है। वीडियो देखा था किसी ने? ठीक है, चलो वेरी गुड। देखा ना वीडियो कैसे होती है, पैराशूट ओपन करते हैं, वाटर के अंदर रिट्रीव करना होता है। सेम हमारा गगनयान मिशन भी होगा, जो कि इंडियन ओशन की आप रिट्रीवल देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पीएम धन धान्य कृषि योजना। इस साल का जब बजट आया था तो इसको अनाउंस कर दिया गया था कि हम ये लॉन्च करेंगे। फाइनली इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया है। अब यहां से पता लग रहा है आपको, धन धान्य कृषि योजना यानी कि एग्रीकल्चर आ जाएगा, डेयरिंग प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, फिशरी सेक्टर आ जाएगा, वो सारे यहाँ पे मर्ज कर दिए गए हैं, ताकि ऐसे रीजन्स जहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, लो प्रोडक्टिविटी वाले जो एरियाज हैं, उन एरियाज को चेक करा जाएगा, वहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंट करी जाएगी। ऑब्वियसली जब सरकार आपके फार्मर्स की हेल्प कर रही है तो यहाँ पे क्रेडिट इंश्योरेंस भी दी जाएगी, पैसा भी दिया जाएगा, ताकि जो किसान है जो भी उनको परचेज करना है उस पर पैसे की दिक्कत ना आए। तो ये हम डिटेल में देखेंगे इस आर्टिकल को भी। और ये क्या चीज है, रेड कलर दिख रहा है, नदरन लाइट एंड सदरन लाइट्स आपने सुनी होंगी, ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस इनको बोलते हैं। अच्छा, हमारी जो लेयर्स होती हैं अर्थ की, कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में ही आप एक और पढ़ते हो, आइनोस्फेयर। आपने सुना होगा कि सूर्य की कुछ किरणें होती हैं जो आप सभी देख पाते हो, देख पाते हो? ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रा, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिसको आप बोलते हो। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि जब सोलर फ्लेयर्स अर्थ की तरफ चलती हैं तो इससे वाइल्ड फायर्स भी होती हैं। इसी में एक वर्ड आता है कोरोनल मास इजेक्शन। जब ये कोरोनल मास इजेक्शन सन से होगा और जो अर्थ का आइनोस्फेयर होगा, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स आपको स्पेस के अंदर दिखाई देती हैं। पर ये तो आपने सुना है कि एक्सट्रीम नॉर्थ पार्ट ऑफ अर्थ में होता है या तो एक्सट्रीम साउथ पार्ट ऑफ अर्थ में होता है। ये लद्दाख का इश्यू था। और लास्ट ईयर मई 2024 में ये फिनोमिना 6 बार कॉन्स्टेंटली अकर करता है और बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट प्रोड्यूस हुई थी। अब जाके जो भी यहाँ पे रिसर्चर थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, तो पीआईबी ने इसको पूरा डिटेल में कवर किया है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ऑरोरा आपको लद्दाख में देखने को मिलता है, क्योंकि पहली जो कंडीशन चाहिए वो क्या है कि हाई ऑल्टीट्यूड होना चाहिए, और अगर डार्क होती है वहां की नाइट तब तो सबसे बढ़िया आपको ये कलर्स दिखाई देंगे, क्योंकि जब व्हाइट लाइट आएगी तो कहीं ना कहीं कलर सप्रेस करेगा, पर डार्क नाइट्स होंगी तो आपको ये कलर्स अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ये फाइनल रिपोर्ट का सबमिशन हो चुका है। और आपने यहाँ पे जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है हैनले लद्दाख, उन्होंने भी ये डाटा रिट्रीव करवाया है। इसी के साथ बेंगलोर की जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने भी अपना यहाँ पे कोलैबोरेशन किया हुआ था कि हमें भी रिसर्च करनी है। इसके अलावा नासा, ईएसए वो भी आए थे कि हमें भी ये रिसर्च करनी है कि 6 बार जो कॉन्स्टेंटली ऐसा फिनोमिना लद्दाख में देखने को मिला वो क्यों हुआ। क्योंकि आप नॉर्थ वाले पार्ट में जाओगे, एक्सट्रीम साउथ वाले पार्ट में जाओगे, वहां भी ये चलता रहता है, पर लद्दाख में जब हुआ, जबकि हम क्या है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के मतलब बीच में जैसे आ जाएंगे, ऐसे पास भी कर रही है गुजरात एंड ऑल उन एरियाज के अंदर से, तो उस एरिया में आते हैं, इस वजह से ये क्रिटिकल बन जाता है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट एक फेस्टिवल है बेहदेन खलम, ये मेघालय में चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है उनका। क्या इसका पर्पस है वो सारे डिटेल में देखेंगे। चलिए जी, फर्स्ट आर्टिकल के साथ शुरू करते हैं, विच इज अबाउट स्कीम। और ये आपके जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज में इसको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, पीएम प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र। तो केंद्र आप क्या सोच रहे हो, केंद्र से क्या पता चल रहा है? ठीक है, एक बिल्डिंग सी होगी, वहां पे ये लोग जाएंगे और जो भी इनको असिस्टेड डिवाइसेस चाहिए होंगे वो यहाँ पे इनको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब ध्यान से सुनते चलना। आ जाओ। ओके, तो यूनियन मिनिस्ट्री कौन सी है? पहले तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्हीं ये डिपार्टमेंट ने इस केंद्र को इंप्लीमेंट करना है। जो भी लोग आएंगे बेनिफिशियरी होंगे उनको असिस्टेड एड्स प्रोवाइड करनी है। ये ना सिर्फ आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस में भी यूज होगा। बेनिफिशियरी क्लियर सभी को? वन इज डिसेबल और दूसरे सीनियर सिटीजन यहाँ पे आ जाएंगे। और कहाँ पे अभी इंप्लीमेंट करा गया? तो मेडिकल कॉलेज जो बदाऊन में है, उत्तर प्रदेश। पिक्चर में मैंने यहाँ पे गोवा की जान के लगाई है, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है। और यूपी का बदाऊन वाला रीजन हमने टारगेट करा। नेक्स्ट, इसके क्या क्या इनिशिएटिव है उनको देखो। अब सबसे पहले लोगों की असेसमेंट करी जाएगी। लोग कौन से हैं यहाँ पे? डिसेबल एंड सीनियर सिटीजन। उनकी इवैल्यूएशन करी जाएगी, काउंसलिंग करी जाएगी, फिर उनको असिस्टेड डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। और जैसे मान लो किसी को लिम्स लगाएंगे तो बाद में पोस्ट केयर भी तो चाहिए होगी, तो उसके ऊपर भी असेसमेंट रखी जाएगी। तो ये इसका मेन पर्पस है। और एलिजिबल कौन कौन है? तो दिव्यांगजन है और दूसरे एल्डरली बेनिफिशरीज हैं। अब ये जो सेंटर है किसके साथ एस्टेब्लिश हुआ है? तो एमसीओ, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम से पता लग रहा है क्या इनका पर्पस रहेगा। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। नाउ द वर्ड इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका मतलब होता है, हाँ, मतलब आप बोल सकते हो 51% लेके चल सकते हैं, 50 प्लस होंगे तो वो 51 हम मिनिमम बोल के चल सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के स्टेक्स रहेंगे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के स्टेक्स भी हो सकते हैं। अगर सेंटर के होंगे तो इसमें आप मल्टीपल वर्ड सुनते हो, जैसे महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है। वो सारे शब्द किससे जुड़े हुए हैं? वो सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है। कौन सा डिपार्टमेंट होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का? तो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो यही इसको देखने वाले हैं। आपका नाम? हिमांशु। पहले लगाइए आपने क्लास। करंट अफेयर पढ़े कभी? कभी नहीं पढ़े? न्यूज़पेपर पढ़ा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। सो न्यूज़पेपर ही है, हम जस्ट उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जो पेपर के अंदर सिलेबस मेंशन्ड है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप अभी सुनते चलो, कोई इशू आएगा तो बता देना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे दो चीजें बताई हैं, वन इज एडीआईपी और दूसरा है आरवीवाई। एडीआईपी का मतलब है असिस्टेड टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज। तो किसके लिए बोला गया है? किसके लिए इंप्लीमेंट करी गई? डिसेबल के लिए। दूसरे में बोला है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ये किसके लिए मेंशन्ड है? सीनियर सिटीजन। मतलब उसमें भी बाइफर्केशन कर दी हमने। दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, वन इज एडीआईपी और दूसरा है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, इसका याद रख लेना कि ये सीनियर सिटीजन की यहाँ पे बात करी गई है। क्या क्या डिवाइसेस दिए जाएंगे? तो ऑब्वियसली ट्राई साइकिल हो सकती है, व्हील चेयर हो सकते हैं, हियरिंग एड, वॉकर्स, आर्टिफिशियल लिम्स हो सकते हैं, मोबिलिटी सपोर्ट एक्सेसरी, सब चीजें वो इंक्लूडेड है जो एक डिसेबल या फिर सीनियर सिटीजन को चाहिए होती है। ठीक है, स्कीम के तहत ये सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। और अभी तक अगर आप देखें तो 1.40 लाख इंडिविजुअल्स की यहाँ पे इन केंद्रों के थ्रू हेल्प करी जा चुकी है, और जिसके ऊपर लगभग 179.15 लाख रुपीस का खर्चा आ चुका है गवर्नमेंट के एंड से। हाँ जी, ठीक है, ऑनलाइन। ओके, इज ऑडियो क्लियर गाइस? आई थिंक बाकियों को क्लियर है। कृतिका, आप एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए सिस्टम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो जो लोकल बेनिफिशियरी होते हैं, जो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट नहीं लेके आ सकते, उनके लिए अगर आप केंद्र वहीं पे बना रहे हो, जो अंडर डेवलप रीजन हैं, तो उससे क्या होगी? उनकी भी बूस्टिंग होगी, प्रमोशन होगी, वो भी अपने जो काम है फर्दर उनको अच्छे से कर पाएंगे। एक्सेसिबल, डिग्निफाइड एंड टाइमली सर्विसेज रीजनल लेवल पे भी आपने प्रोवाइड कर दी। क्लियर? तो छोटी सी स्कीम थी बट इंपॉर्टेंट है। जब भी डिसेबल्स की बात होगी, सीनियर सिटीजन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं, वहां पे आप इस स्कीम को ऐड कर सकते हो। क्या नाम था स्कीम का? प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र। ठीक है, तो बस यही याद रखना है, दिव्यांशा केंद्र। उसमें दो बाइफर्केशन थी, वन वाज एडीआईपी और दूसरा वयोश्री वाला था, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। पहला आर्टिकल क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट एक्सियम मिशन 4। तो सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन हो जाता है, तो आज हम इसको फाइनल टचअप दे लेते हैं। एक फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोरिक रिटर्न है, 15 ऑफ जुलाई 2025 को स्प्लैश डाउन होता है। वैसे तो ये 14 डेज का मिशन था। ठीक है,
वैसे तो 14 डेज के लिए डिसाइड हुआ था, पर कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो 18 डेज का ये पूरा कंप्लीशन हुआ है। माइलस्टोन अचीवमेंट है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके है। इससे पहले इंडियन सिटीजन तो गए थे स्पेस में, पर यहाँ पे क्या बोला है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो फर्स्ट टाइम जाके आए। पहले कौन थे? राकेश शर्मा, ठीक है, उनका नाम आप याद रखेंगे। बाकी कब मिशन लॉन्च करा गया था? तो 25 जून 2025 को, जिसमें पायलट कौन थे? तो शुभांशु शुक्ला ही थे। 4 कंट्रीज के इसमें मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स। एक तो इंडिया आ गया, दूसरा यूएस आ गया, हंगरी आ गया और पोलैंड आ गया। ठीक है, ये हमने देखा हुआ था सारा। और इंडिया की स्पेस जर्नी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के साथ बीच बीच में छोटे छोटे वीडियोस आ रहे थे कि जैसे सौंफ उगाई वहां पे, तो मतलब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करे कि जैसे यहाँ पे चीजें उगती हैं, ग्रोथ होती है, क्या वैसे वहीं पे भी होंगी? तो सेम ही हो रहा था, अप्रोक्सीमेट सेम है चीजें। यस राजवीर। पोलैंड। तो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करे गए? माइक्रोग्रेविटी में। हम तो ग्रेविटी वाली जोन में रहते हैं, वहां पे देखा होगा वो रस्सियां रुसियां लगाई होती हैं प्रॉपर, ताकि पकड़ के चल सके। और लॉकेट पहना हुआ था, वो भी ऐसे चल रहा था, पहले पता ही नहीं चला मुझे कि ये क्या चीज है, फिर देखा ध्यान से, ओहो ये तो माइक्रोग्रेविटी में है। फिर आता है मसल रीजनरेशन। आपने देखा होगा जब स्प्लैश डाउन हुआ, क्रू मेंबर्स को उस ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया, तो उनको पकड़ा हुआ था प्रॉपर। क्यों? क्योंकि वहां पे मसल की कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन होती है। तो ये पहले सिखा दिया था उनको, ऐसा नहीं था कि फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे थे। जब इनकी ट्रेनिंग हुई थी तो उसमें ये ऑलरेडी चीजें सिखा दी गई थी। एल्गी और माइक्रोबियल ग्रोथ भी वहां पे करवाई गई, मतलब प्रॉपर लैब का सेटअप है, तो वो सारी चीजें करी गई। क्रॉप की वाइबिलिटी, कितने टाइम के लिए सर्वाइवल रहता है, तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले। माइक्रोबियल सर्वाइविलिटी भी देखी गई कि माइक्रोब्स कितने टाइम के लिए वहां स्टे कर सकते हैं। कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, यानी कि दिमागी संतुलन कैसा रहा, तो उसके ऊपर भी चेक करा गया। साइनोबैक्टीरिया, जिसे आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो, उसका बिहेवियर भी यहाँ पे स्टडी करा गया। बाकी सौंफ एंड ऑल, वो सारी चीजें यहाँ पे ये ग्रो कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि कैसे ये रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो आपको पता है जो रॉकेट था जिसका नाम था फैल्कन 9, वो था स्पेस एक्स कंपनी का। देन आता है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट क्रू, जिसमें क्रू मेंबर बैठे हुए थे, वो किसका था? वो भी स्पेस एक्स का ही था। पर ये पूरा का पूरा जो काम करवाया एक्सियोम मिशन का, वो था एक्सियोम स्पेस का। बाकी कोलैबोरेशन आपको इसरो का मिल रहा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिल रहा है, इसी के साथ स्पेस एक्स का मिल रहा है, एक्सियोम स्पेस का मिल रहा है, तो सभी यहाँ पे कोलैबोरेटेड थे। एंड इंडिया की अब ग्लोबल पोजीशन भी आ चुकी है स्पेस की जर्नी में, तो वो भी आप लिख सकते हो। एंड कैबिनेट ने बहुत ज्यादा तारीफ करी कि चलिए हमारी इंडिया की तरफ से भी एस्ट्रोनॉट जाके आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और जो हमारा यूथ है वो भी आगे चल के इस चीज में पार्टिसिपेशन शो करेंगे। पास्ट अचीवमेंट क्या थी? तो हमने चंद्रयान 3 जब कंडक्ट करा, तो 23 अगस्त 2023 ये पूरा एग्जैक्ट डेट है। तो उसी दिन को अब हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? एज अ नेशनल स्पेस डे। वैसे आदित्य L1 है, अभी आदित्य L1 कहां पे भेजा था हमने? सन लैंग्रेंजियन पॉइंट 1, L1 पॉइंट जिसको आप बोलते हो। तो ये जो आदित्य L1 है, यहाँ पे तो सिर्फ मेंशन करा है, पर अभी मैंने लद्दाख वाला जो आर्टिकल बताया, वहां पे इसका जो डाटा है हमें मिला हुआ, उसको भी यूज करा गया है। तो याद रखना इस पॉइंट को अभी के लिए। देन स्पेस इकोनॉमी ग्रोथ। इंडिया के अंदर अब आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुका है। जैसे मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज आपको मिलेंगी, पिक्सल है, बेलाट्रिक्स है, आपका न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, दिगांत्रा है, इसके अलावा गैलेक्साई है, सेटश्योर है, इंस्पेसिटी है, अग्निकुल, स्काई रूट, ये सारी क्या है? प्राइवेट कंपनीज। और यूपीएससी 2023 में स्काई रूट, अग्निकुल, इनके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इंडिया की जो प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं वो कौन कौन से आएंगे। अब खैर प्री में आपसे नहीं पूछेगा, पर आप मेंस में जरूर इसको मेंशन कर सकते हो। अगर सवाल आता है कि क्या जो इंडिया की स्पेस जर्नी है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो आंसर इज यस, मल्टीपल कंपनीज हैं, और ये सारे आप एग्जांपल वहां पे मेंशन करोगे। ठीक है, ये तभी एग्जांपल दे सकते हो आप अगर सक्सेसफुल होते हैं मिशन। अभी तो हम यूएसए के थ्रू गए ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अपना तो अभी आएगा, कौन से वाला है? गगनयान मिशन। ये हो जाना चाहिए था आज तक, पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आया है अभी कि मशीन में फिर भी एरर्स हो रहे हैं। इसमें बिल्कुल इंडिया को सपोर्ट तो बहुत सारी कंट्रीज करने वाली हैं, पर ये हमारा अपना मिशन होगा, इंडिया का मिशन होगा। जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा, 2026 से पहले बोला हुआ है, डेट अगर चेक करोगे तो बिफोर 2026 लिखा है, अब वो कब होगा वो नो आइडिया। इसके साथ 3 इसमें पार्ट्स रहेंगे, 1, 2 एंड 3। थर्ड वाला मैंड होगा, ये वाला जो मिशन होगा इसमें आप क्रू मेंबर्स भेजोगे, इंडियन क्रू मेंबर्स। फर्स्ट में क्या होगा? सिर्फ टेक्नोलॉजी का चेक होगा कि जो टेक्नोलॉजी जो हमने एनवायरमेंट सेटअप करा हुआ है अपने क्रू मेंबर्स के लिए, क्या वो ठीक है या नहीं है, वो सारा चेक करेंगे। दूसरे में रोबोट को भेजेंगे जिसका नाम है वयोमनॉट, और ये हाफ ह्यूमैनॉइड है, यानी कि आपको सिर्फ धड़ तक का
पार्ट मिलेगा, टांगे टूंगे इसकी नहीं होंगी, तो रोबोट को भेजेंगे, और थर्ड पार्ट में फाइनली हम ह्यूमन को भेजेंगे। तो इसी वजह से अभी जो शुभांशु शुक्ला जी जब सक्सेसफुली वापस आते हैं तो एक प्राइम एग्जाम्पल हो जाता है कि हम गगन मिशन के लिए भी कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूथ के लिए इंस्पिरेशन है और विजन है फॉर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड गगनयान, और दूसरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसकी अनाउंसमेंट करी गई है कि 2028 तक हम इसका पहला ऑर्बिट भेज देंगे और 2035 तक पूरा सेटअप हम इसको स्पेस में कर देंगे। तो ये भारत का अपना, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पड़ा तो ये इंडिया का अपना है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसी के साथ एक और पॉइंट याद रखना, अगर हमारा गगनयान मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो हम आ जाएंगे चौथे नंबर पे। यानी कि ऐसा काम सिर्फ अभी किस किसने किया है? यूएस, चाइना एंड रशिया, और तो नहीं है कोई। कोलैबोरेशन में हो सकते हैं पर मेन लैंड इन्हीं कंट्रीज की थी। तो अगर मैंड मिशन हम सक्सेसफुली करते हैं तो इंडिया का रैंक फिर आ जाएगा 4th पे। ठीक है, तो ये रैंकिंग भी आप ध्यान में रखना। और बाकी हमारा विकसित भारत 2047 का मिशन तो है ही कि हमें डेवलप नेशन बन जाना है। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें 100 साल पूरे हो जाएंगे आजाद हुए। ठीक है, तो ये भी टारगेट लेके ही चलना है। वयोमित्र सेकंड फेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब थोड़ा सा एक्सियोम मिशन 4 के बारे में देख लो। तो टोटल 4 मेंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया, यूएस, पोलैंड और हंगरी। पर ये वाले जो आपको क्रू मेंबर्स दिख रहे हैं ये गगनयान मिशन के लिए अपॉइंट करे गए हैं। इनमें से भी 2 को शॉर्ट लिस्ट करा, फिर जिसमें से पायलट कौन बने? शुभांशु शुक्ला जी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे ही गगनयान मिशन थोड़ा हेडलाइंस में बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि सक्सेस हो गया और 2026 से पहले करना है, 25 के हम ऑलमोस्ट हाफ को कवर कर चुके हैं, तो कभी भी अब न्यूज आ सकती है। नेक्स्ट इज, फर्स्ट इंडियन कौन थे जो स्पेस में गए थे? तो राकेश शर्मा आएगा। कोलैबोरेशन किसके साथ था इसरो का? सोवियत यूनियन। ठीक है, और उस टाइम पे सोवियत यूनियन ही बोलते थे क्योंकि अभी टाइम क्या चल रहा है? 1984, 1991 में जाके डिसइंटीग्रेशन होगा। एंड मिशन का नाम क्या था? तो सोयुज T11, और ये कितने दिन के लिए हुआ था? 7 days and 21 hours। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बाकी एक्सियोम मिशन नंबर 4 था, इससे पहले 1, 2 एंड 3 भी हुए थे, पर उसमें इंडियंस की पार्टिसिपेशन नहीं थी, इसलिए हमें चौथा ही याद रखना है। नासा है इसमें, एक्सियोम स्पेस है, स्पेस एक्स है, वो सारे इसमें इन्वॉल्व है। और कहां पे भेजा गया? तो लो अर्थ ऑर्बिट। आपको पता होना चाहिए ये अगर हमारी अर्थ है तो जैसे अर्थ के ऊपर तो आपको सड़कें मिली हैं प्रॉपर जिसके ऊपर व्हीकल चल रहे हैं, पर आपके स्पेस में क्या होंगी? इमेजिनरी लाइंस। आप सोच लेते हो कि वहां पे एक रास्ता एग्जिस्ट करता है। तो लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ के बिल्कुल पास में आपको मिलेगा। कुछ बुक्स में 50 किलोमीटर से बियॉन्ड बोला हुआ है, कईयों में आपको 100 किलोमीटर बोलेंगे, क्योंकि जो सैटेलाइट्स होती हैं जनरली आप देखोगे 120 किलोमीटर के आसपास आप डिप्लॉय करना शुरू करते हो। नियरेस्ट भी 160 के आसपास है, एक बार चेक कर लेना, डेटा नॉट श्योर, पर 160 के आसपास है। तो हम क्या बोलेंगे? जब अर्थ के सरफेस से आप ऊपर की तरफ चलना शुरू करते हो तो लगभग 50 to 2000 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसके आगे अगर चले जाओगे आप, मतलब लगभग 20,000 किलोमीटर तक अगर जाओगे तो उसको बोलेंगे मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसके भी आगे एक और इमेजिनरी लाइन में अगर ड्रॉ कर लेती हूं, इसके आगे आप जाओगे फिर क्या बोलोगे? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। यहाँ पे बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, उसमें मैं भी नहीं जा रही। एंड इसके भी अगर बियॉन्ड जाते हो, ये होगा आपका लगभग 35,786 किलोमीटर का डिस्टेंस। अब इसके बाहर अगर आप चले जाते हो तो उसे हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, इसके बाद डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। तो मुझे ये बताओ, अगर आपको ज्यादा सामान कैरी करके भेजना है स्पेस के अंदर तो आप कहाँ इजीली भेज पाओगे? लो अर्थ ऑर्बिट में या हाई अर्थ ऑर्बिट में? लो अर्थ ऑर्बिट में। पर थ्रस्ट कहाँ पे सबसे ज्यादा चाहिए होगी? हाई अर्थ ऑर्बिट के लिए। दूर है डिस्टेंस, जैसे आदित्य L1 की अगर बात करें, कितने डिस्टेंस पे गया हुआ है वो? 1 मिलियन किलोमीटर तक का डिस्टेंस है, तो बहुत दूर गया है, तो वहां पे थ्रस्ट ज्यादा चाहिए थी, पर लोडिंग हमने उसमें कम करी। क्यों? क्योंकि अगर दूर तक जाना है तो आपका बैग जो है वो छोटा होना चाहिए। तो सेम लॉजिक यहाँ पे लगता है। तो ये जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये कौन सी ऑर्बिट में है? लो अर्थ ऑर्बिट। जितने भी मैंड मिशन है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही टारगेट करे जाएंगे फॉर नाउ। एंड इसके अलावा आपने क्या याद रखना है कि कहां से इसको लॉन्च करा था? तो कैनेडी स्पेस सेंटर। और इसी के साथ स्टार लिंक को पूरी की पूरी टेक्सास सिटीज दे दी गई हैं। क्यों आप स्पेस में डेवलपमेंट करो, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। सुना नहीं था ये आपने? मैंने बताया था आपको, आई थिंक, ये कि आप ही यहाँ पे सारा काम करेंगे। बाकी जो स्पेस सेंटर है दैट इज द कैनेडी स्पेस सेंटर, जो आपको फ्लोरिडा वाले एरिया में मिलेगा। नेक्स्ट आज जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। इसको 1998 में लॉन्च करा गया था और जो पहला क्रू मेंबर यहाँ पे भेजा गया था वो नवंबर 2, 2000 को भेजा गया।
थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना सेटअप होने में। अब वहां पे भी फर्दर ऑर्बिटल्स बने हुए हैं। ऑर्बिटल्स किस किस लिए बने हैं तो उसके लिए आपको कोलैबोरेशन देखनी पड़ेगी। 5 स्पेस एजेंसीज का यहाँ पे कोलैबोरेशन मिलेगा। नंबर 1 पे तो नासा है, आपको पता है। दूसरे पे आ जाएगा रॉस्कोस्मोस रशिया का, एंड देन आ गया जाक्सा जापान, आ गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। आपको पता है यूएस और रशिया नॉट सो गुड फ्रेंड, तो इन्होंने क्या बोला, रॉस्कोस्मोस वाले बोलते हैं मुझे अपना कमरा अलग रखना है, मतलब मेरा ऑर्बिटल जो होगा वो अलग होगा, मैं वहां पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। बाकी सभी के लिए एक ही कमरा है वहां पे, इनके लिए अलग से बनाया हुआ है। 2 ऑर्बिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। तो रॉस्कोस्मोस का आपको एक अलग से ऑर्बिटल सेगमेंट मिलता है, और बाकी के जो 4 बचे वो एक ही साइड में है। बाकी ड्राइंग रूम में रहते हैं, ये बेडरूम में रहते हैं, वैसे जैसे आपको यहाँ पे अरेंजमेंट दिखेगी। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज अबाउट ऑब्जेक्टिव क्या था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तो अभी आई थिंक क्लियर है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने भी परफॉर्म करे इंडिया के एंड से, तो वही सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी करे जाते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स होगी, एस्ट्रोबायोलॉजी होगी, आपकी फिजिक्स होगी, और भी बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स हैं जिन सभी को यहाँ पे चेक करा जाता है। नेक्स्ट आएंगे आप, ऑल्टीट्यूड कितना है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको 400 किलोमीटर पे मिलेगा। लग गया ना पता क्यों लो अर्थ ऑर्बिट बोला। ये देखो 50 से लेके 2000 किलोमीटर को क्या बोला है, लो अर्थ ऑर्बिट, और इसी में 400 किलोमीटर पे, मतलब 350 से लेके 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी मिलता है। अर्थ के अराउंड कितनी देर में घूमता है, तो याद रखना 93 मिनट्स में एक चक्कर लगा लेता है, तो लगभग 15.5 चक्कर लगा लिए होते हैं एक दिन के, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में था। अब जब बोला कि शुभांशु शुक्ला जी वापिस आ रहे हैं अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में, तो वहां पे 2 मशीन्स अटैच थी, एक तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन था और दूसरी तरफ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। मतलब स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, जिसमें क्रू मेंबर बैठ के गए हुए थे, वो लगी हुई थी। तो 2 मशीनें आपस में जुड़ी, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉकिंग। और जब वापिस आ रहे थे तो एक और वर्ड यूज करा गया, अनडॉकिंग। मतलब पहले 2 मशीन्स आपस में जुड़ी थी, अब उनको सेपरेट कर दिया जा रहा है, क्योंकि स्प्लैश डाउन करना था, वापस आना था। तो ये डॉकिंग में इंडिया भी अब आ चुका है, हमने 2 बार स्पेडेक्स मिशन के तहत डॉकिंग प्रोसेस कर ली हुई है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, दैट्स ऑल। लग गया इसके बारे में पता। एक्सियम मिशन 4 आई थिंक आपका रिवाइज भी हो गया, जिन्होंने पहले करा था, और जो नए स्टूडेंट है उनको पता लग गया कि क्या क्या चीजें थी। आपका नाम शिवांगी, शिवानी, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं पहले, ठीक है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो न्यूज़पेपर होता है आपका, सिलेबस जो दिया हुआ है उसके पर्सपेक्टिव से इसको हम पढ़ते हैं। तो अभी सुनते चलो, थोड़ा डायनामिक होता है, आज कुछ और न्यूज है, कल कोई और न्यूज आएगी, तो अभी सुन लेना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, एक और स्कीम आ जाती है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025। तो इसी साल बजट में इसके बारे में मेंशन करा गया था। यस ऑनलाइन, वेरी गुड, ठीक है। वयोमित्र इन सेकंड फेज, टेक टेस्टिंग, रोबोटिक्स, लो अर्थ ऑर्बिट, स्पेस डॉकिंग डॉकिंग डॉकिंग, ठीक है। जीएस पेपर 2 लिखा है, नहीं 3 है। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, उसमें भी आपको एक इंपॉर्टेंट स्कीम्स का सेक्शन मिलेगा, उसी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो वहां पे आपके सिलेबस में एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, आ गया एक स्कीम वहां से, तो जब भी एग्रीकल्चर में क्या अपलिफ्टमेंट कर रही है सरकारें, आप इस स्कीम का मेंशन कर सकते हो। रिसेंट एग्जांपल है, इस वजह से बोल रही हूँ। अब देख लेते हैं ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है क्या। तो यहाँ पे टारगेट करा जाएगा उन फार्मर्स को, उन एरियाज को जहां पे लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। बेशक एरिया बहुत ज्यादा है, पर जो प्रोडक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं निकल के आती। तो इस जो स्कीम है आपकी, इरिगेशन इसमें प्रमोट करी जाएगी, फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करा जाएगा, और चेक करा जाएगा कि कौन कौन से एरिया प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कम है। तो 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, अगर आपकी जो लैंड है वो अगर फर्टाइल है, तब तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन खुल जाती हैं, आप कोई सी भी क्रॉप उगा सकते हो। पर दूसरा आता है कि वो आपकी इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं दे के आ रहा, जिसके लिए आप वर्ड स्टेराइल भी यूज कर लेते हो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, आज के टाइम पे मिलेट्स वहां पे ज्यादा प्रमोट करवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं, रागी वगैरह आपने सुनी होगी, रागी का आटा, तो उसको उतनी ज्यादा फर्टाइल लैंड की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी अवेयरनेस की स्कीम के तहत रेज करी जाएगी, इसी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। प्लस पल्सेस के ऊपर इस बार सबसे ज्यादा फोकस करा गया है। तूर दाल है, मसूर की दाल है, उड़द दाल है, उन 3 दालों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करा। मतलब एक फोकस क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का, कि ऐसे ना हो कि सारे ही वीट उगा रहे हैं, सारे ही राइस उगा रहे हैं, पानी की अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं। तो दालों का जो कंटेंट होता है इसमें, आप सुनते हो प्रोटीन का कंटेंट होता है। अब ऐसे सीड डेवलप करे जाएंगे जिनके अंदर प्रोटीन ज्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगा। प्लस क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, और आपने क्लाइमेट एक्शन कौन से एसडीजी में पढ़ा था, 13। अब बोला गया है कि जो सीड यूज करे जाएंगे वो कैसे होंगे, क्लाइमेट रेजिलियंट,
क्योंकि क्लाइमेट तो हमसे रोका नहीं जा रहा चेंज करने में, खुद ही अडेप्ट होना पड़ेगा। बोला भी था मोदी जी ने कि हमें ही अडेप्टेशन शो करनी पड़ेगी, क्लाइमेट तो बदलता जा रहा है। ट्रंप बोलता है कुछ नहीं होता क्लाइमेट चेंज, हमारा बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली क्लाइमेट चेंज कर रहा है। आपने कितने सारे ग्लेशियर्स पढ़ लिए जो कि मेल्ट कर रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हो, सी लेवल राइज कर रहा है, जिसकी वजह से लैंड वाला एरिया सबमर्ज कर रहा है, पानी में थोड़ी रहेंगे सारे, है ना, तो वो चीजें भी हैं, तो क्लाइमेट तो चेंज कर रहा है। नाउ यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस करा था कि हम एक एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लेके जा रहे हैं और जिसका नाम रहेगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करवाना है, इरिगेशन प्रॉपर हो सभी के खेतों के अंदर, उसको इंश्योर करना है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना है, एंड फाइनेंशियल एक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फार्मर के पास सीड खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो मशीनरी वहां पे चाहिए होगी उसके लिए पैसा नहीं है, तो कौन प्रोवाइड करेगा, सरकारें। तो मतलब यहाँ पे सरकारों के साथ कुछ बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे, जैसे कौन सा याद आता है जब एग्रीकल्चर की बात हो रही है, रूरल एरिया की बात हो रही है, नाबार्ड, ठीक है, और पीएसपी आ जाएंगे सारे आगे उसमें, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे आपके, जहां पे अगेन गवर्नमेंट के स्टेक्स 51% रहेंगे, तो वो सारे बैंक्स यहाँ पे मर्ज करते हुए दिखेंगे आपको। नाउ एक वर्ड यूज हुआ, दैट इज क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी का मतलब है कि कितनी क्रॉप्स आपने उगाई एक फील्ड के अंदर ड्यूरिंग अ ईयर। आप गेहूं भी उगा रहे हो, आप गन्ना भी उगा रहे हो, आप मेज भी उगा रहे हो, सारी चीजें, वो जितनी भी क्रॉप्स आपने उगाई को बोलेंगे क्रॉप इंटेंसिटी। कई खेतों में देखेंगे कि सभी की प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है, कईयों में आप देखोगे मे भी एक क्रॉप की अच्छी प्रोडक्टिविटी आए पर दूसरों की उतनी नहीं है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे फोकस करी गई हैं। तो आप क्या देख रहे हो, सभी चीजों का यहाँ पे इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और अभी के टाइम पे टोटल 36 स्कीम्स ऐसी थी जो हमने इंडिविजुअली अनाउंस करी थी और सारी ही कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, अब सबको ही हमने मर्ज कर दिया। मतलब ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, ये आपको एक अम्ब्रेला स्कीम दिखने वाली है, एक बड़ा सा छाता है, और इसके अंडर फिर मल्टीपल स्कीम्स आएंगी और टोटल कितनी मिलेंगी, 36। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर वो भी इसमें इंक्लूडेड है, फिशरी एंड डेयरिंग की मिनिस्ट्री भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि वो भी तो फार्मर्स ही हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आगे लिखा हुआ है सारा, और यहाँ पे लिखा है ऐसे लोग जो बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स पे लाई कर रहे हैं। क्रेडिट मतलब पैसा अपने पास आना, डेबिट मतलब पैसा कट जाना। तो किसानों ने बोरोइंग करी होती है, लोन लिए होते हैं, जितना लोन लिया है उतना पैसा उनको नहीं बन पा रहा है, मतलब लॉस में चले हुए हैं, तो उसमें भी सपोर्ट करना है अब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एक प्रोग्राम चला था 2018 में, विच इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट थी पूरे इंडिया के अंदर। डिस्ट्रिक्ट्स बोला मतलब स्टेट की बात नहीं करी गई, और अंदर हम चले जाते हैं जिसमें हिमाचल की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, जैसे चंबा डिस्ट्रिक्ट उसमें इंक्लूड करी गई थी। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया था अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर कि इनको हम इंक्लूसिव तरीके से ग्रोथ करवाएं, वो हर सेक्टर को इंक्लूड करके थी। तो उसी से इंस्पिरेशन लेके ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लाई गई है, जो कि 2025-26 के आपको बजट में अनाउंस होती हुई सुनी थी। अब इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है और 6 साल के लिए इंप्लीमेंट करी हुई है ये। 6 साल देखेंगे कि कैसा हम परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद दोबारा से इसको एक्सटेंड करा जाएगा। एंड ये मैंने आपको सारा बता दिया, प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन, पोस्ट हार्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे जो बड़ी दिक्कत है इंडिया के अंदर वो स्टोरेज को ही लेके है। अपने पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती, एक स्टेट में जाओगे आपको 2-3 कोल्ड स्टोरेजेस मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलती है। तो इसके ऊपर भी फोकस करना है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए कि कोल्ड स्टोरेजेस अवेलेबल हो उसी लोकल एरिया में जहां पे आप स्कीम को इंप्लीमेंट करोगे। एंड इरिगेशन फैसिलिटी, ये आपको अब पता ही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप करना है। एंड क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करनी है कि लोन इजीली अवेलेबल हो, सरकार बोल रही हूँ फार्मर्स को, ताकि वो इजीली निवेश कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें जो भी उन्हें चीजें परचेज करनी है। नेक्स्ट कौन सी मिनिस्ट्री है, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। किसके साथ कोलैबोरेट कर रहा है, तो नाबार्ड। सबसे पहला बैंक यही दिखेगा आपको, दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी के साथ पैसा भी देना है तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी आपको मिलेगा। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, ऐसे नहीं होगा कि ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है ये सिर्फ आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही मिलेगा। पैसा तो सब जगह पे एलोकेट होगा, तो डिपार्टमेंट सब में बने होते हैं, हर मिनिस्ट्री में बने होते हैं। नाउ फाइनेंशियल सपोर्ट पे आते हैं। पहले तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी, पहले जो छोटी छोटी स्कीम्स निकाली हुई थी सबको यहाँ पे मर्ज कर दिया हुआ है, एक ही स्कीम अब आपको मिलेगी। 36 स्कीम्स को मर्ज करा है। और कौन कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है ये स्कीम, वन इज एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। ओके आज मैं जान के ना स्कीम्स वाले टॉपिक्स लेके आई, मुझे आपको एक रियलिटी बतानी थी कि जो एक्चुअल में आपको फील्ड वर्क करना है वो स्कीम से ही जुड़ा हुआ होगा। पढ़ने में वैसे दूसरी चीजों का मजा आता है, जैसे वर्ल्ड मैप आ गया, इंटरेस्टिंग लगता है, कोई आईआर से रिलेटेड चीजें आप पढ़ रहे हो, जियो पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, वो आईएफएस वाले लोगों को पसंद है। बाकी आप में से मुझे नहीं लगता आईएफएस के लिए कितनों ने करा है,
बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। और जो आईएएस के लिए करा हुआ है या फिर आपने एचएएस अपने अपने स्टेट का करा हुआ है वो कितने हैं? ठीक है, मेजॉरिटी। तो यही वाले काम होंगे, आपको स्कीम्स ही बनानी पड़ेगी। आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेजा जाएगा आपके पास ही आएंगे, बताओ कैसे इंप्लीमेंट करना है। सरकार ने तो बना दी, आपको बोलेंगे इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो स्कीम बोरिंग होती है पर काम यही आती है, तो आपको सुननी पड़ेगी। ठीक है, मैं जान के लेके आई थी, मुझे क्या पड़ी है नहीं तो एक साथ इतनी सारी स्कीम्स पढ़ाने की। कई बार आप 12-12 घंटे भी स्कीम्स के ही ऊपर काम करोगे। कल को कमेटी मिल जाती है, वहां पे तो काम ही स्कीम पे करना है कि पैसा ठीक से एलोकेट हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों, कम हो गया तो आपको पूछेंगे, अगर बढ़ गया तो वो तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्यों गुम हो जाएगा ना बीच में ही। चलो नेक्स्ट, एडिशनल मेजर्स क्या लिए गए हैं स्कीम के अंदर। तो नंबर 1, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। 3 दालों पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया है, तूर दाल है, उड़द की दाल है, मसूर दाल है। तो ये जो 6 साल के लिए मिशन इंप्लीमेंट करा गया है, इसमें हमने एक और चीज डिसाइड करी है कि पल्सेस में भी हम आत्मनिर्भरता को अटेन कर लेंगे। एंड स्ट्रेटेजीज में क्या क्या इंक्लूड करा कि हमारे जो सीड्स होंगे वो क्लाइमेट रेजिलियंट होंगे। नंबर 2, दाल के अंदर हम प्रोटीन कंटेंट को एनहांस करवाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पता लगा किसानों ने दालें उगा दी पर कोई खरीदने के लिए नहीं आया, तो इसी वजह से सरकार ने बोला नाफेड और एनसीसीएफ। नाफेड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने बोला कि हम अच्छे दामों पे आपसे ये खरीद लेंगे। जो बेनिफिशियरी होंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे चलती जाएंगी, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि इतना हम आपको दाम देने वाले हैं, आपसे हम इसको पक्का परचेज कर लेंगे। तो मतलब एक फार्मर को एश्योरिटी होगी कि ऐसे नहीं होगा कि आपकी दालें यहाँ पे वेस्ट जाएं। और आपको पता है जो दुकानदार होते हैं वो तो ठगते हैं, तो इसी वजह से तो सरकार की तरफ भागती है। अब उनको क्या पता है कि सरकारें क्या सोचती हैं। पर चलो ठीक है, आपने अगेन वेलफेयर वाली अप्रोच नहीं छोड़ सकते आप, तो नाफेड को मर्ज करा, साथ में एनसीसीएफ, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो कंज्यूमर तक लेके जाएगा वो एनसीसीएफ है। तो ये 2 बॉडीज हैं जो परचेजिंग करेंगी पल्सेस की फ्रॉम फार्मर्स। हाँ जी, हाँ उसी की तरह, पर एमएसपी के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है, ये सेपरेट बॉडीज है। हाँ वो सेपरेट आ जाएगा, उसके अंदर आपको 24 क्रॉप्स मिलती हैं, 23+1 का शुगर केन का एफआरपी आ जाता है, तो वो अलग से है। ये अभी अनाउंस करा गया है कि नाफेड और एनसीसीएफ इस स्कीम के तहत है, इन बॉडीज को इंक्लूड कर दिया कि हम परचेजिंग करेंगे आपसे। आप दालें उगाओ तो आपको दाम हम पहले ही बता देंगे, जब आप बेनिफिशियरी बन जाओगे पहले बता दिया जाएगा कि इतनी कॉस्टिंग लगेगी और आपका खर्चा पानी कितना है, तो इतना दाम हम आपको दे देंगे एट द एंड ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो इसकी खेती को भी प्रमोट करा जाएगा कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को उगाए। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है श्री अन्ना, यानी कि मिलेट्स की बात करी गई है। इवन 2023 का जो इंटरनेशनल ईयर था वो भी किसको प्रमोट करने के लिए था, मिलेट्स के लिए। ठीक है, मिलेट पे ही फोकस किया था हमने। बाकी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, ये सारे पार्टिसिपेशन करेंगे। पीछे आप देख लिए नाफेड था और दूसरा एनसीसीएफ था, तो सारे पार्टिसिपेशन यहाँ पे करेंगे। देन पैसा कैसे मिलेगा, तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के ऊपर फोकस करा जाएगा। यहाँ पे पहले तो फार्मर से डिटेल ली जाएगी, आपका कितना खर्चा आ जाता है एक क्रॉप को उगाने पे, मशीनरी के ऊपर कितना खर्चा आता है, फिर उसके हिसाब से यहाँ पे लोन सेंक्शन करे जाएंगे। अब बैंक्स भी ये देख लेते हैं पहले कि ये लोन लौटा भी पाएगा बाद में या नहीं, तो उस हिसाब से ही लोन सेंक्शन करे जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। क्या होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये देखो एक तो ग्रुप है, सेल्फ हेल्प है, बताओ। ठीक है, एक ग्रुप है जिसमें मान लो 5 से लेके 10 मेंबर हैं। ये सब क्या करेंगे, मान लो एक पर्सन के पास ज्यादा पैसा आ गया, वो दूसरे की हेल्प कर देगा, ये पकड़ तू परचेजिंग कर ले पहले, जब तेरे पास पैसा आएगा तो तू दूसरे को दे देना। मतलब क्या कर रहे हैं, ये यूनिटी बनाई हुई है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप। और ये ऐसा नहीं है कि सरकारें बनाती हैं, लोकल्स खुद ही बना लेते हैं इसको। हाँ कमेटी सिस्टम है सॉर्ट ऑफ, पर कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको साइन नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट तब मिलेगा जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेगा सरकारों को कि हमारी हेल्प कीजिए। जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट बना रहा है तो उसके लिए सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे जाएंगे कि इंटरनेशनल मार्केट पे इनको शो करो, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते। इनके बीच में नहीं होते, ये आपस में हेल्प करते रहते हैं एक दूसरे की, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बाकी आप इंडियन सोसाइटी में पढ़ोगे इसको। नेक्स्ट चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, तो नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम फंड एलोकेशन, जो कि हर स्कीम के अंदर आती है। पैसा ही टाइम से नहीं पहुंच पाता, तब को टाइम निकल जाता है, इन्फ्लेशन और ज्यादा हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं रिमोट एरियाज में, सबसे बड़ी एग्जांपल यहाँ पे स्टोरेज का ही है। कोल्ड स्टोरेज तो बहुत दूर की बात होती है, आप बेसिक ड्राई चीजों को भी स्टोर करके नहीं रख पाते हो। देन फार्मर अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, आपने तो ये स्कीम पढ़ ली, पर क्या ये फार्मर्स को पता है कि ऐसी कोई स्कीम भी अनाउंस करी गई है, तो अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी रहती है। और अगेन यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है। डन। नेक्स्ट आते हैं अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, तो 6 साल के लिए इसको अब इंप्लीमेंट
कर दिया गया है। तो 25-26 से ये शुरू हुई, फाइनेंशियल ईयर की बात करी गई है 2025-26, 6 साल के लिए चलेगी। फिर 100 डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए ये कवर करेंगे। फिर पायलट प्रोजेक्ट पे है, समझ रहे हो ना, पायलट मतलब चंक्स में लगा दी कि देखेंगे कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। एंड फोकस क्या रहेगा, एक्सक्लूसिवली ऑन एग्रीकल्चर एंड जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हैं। कहां से इंस्पायर हुए हैं, तो जो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था 2018 में, उसी से इंस्पिरेशन अपने को मिली है। बाकी नीति आयोग एग्जीक्यूटिव बॉडी है या लेजिस्लेटिव है कि जुडिशियल है? अच्छा ठीक है, बताइए। हाँ, एक तो थिंक टैंक है ये, ठीक है, गुड वन, गुड वन। आगे बेसिकली आपको इनके जो रिकमेंडेशन है वो डायरेक्टली एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब वो बता देंगे कि हाँ भाई ये कर लो, पर वो करना ना करना वो सरकार के ऊपर है। ठीक है, हाँ 5 ईयर प्लान चलता था, ठीक है, हाँ बच्चा है उसका, ठीक है ठीक है। आज आपने क्या काम करना है, नीति आयोग के बारे में पढ़ के आना है, कौन कौन इसके मेंबर्स होते हैं, क्योंकि मैंने करवाया एक बार डिटेल में, काफी टाइम लगा के हमने किया हुआ है, तो अभी नहीं मैं जा रही नीति आयोग की तरफ, वहां पे पूरा करवाया हुआ है डिटेल में कि ऐसे 12th जो फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान था वो जब खत्म हुआ था तो उसके बाद 15 साल के लिए एक टारगेट लेके आते हैं नीति आयोग का, पूरा डिटेल में किया हुआ है वो, आप उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं, पीडीएफ में नीति आयोग सर्च करना, वहां पे आपको मिल जाएगी डिटेलिंग्स, ठीक है। इसको एक बार रीड करके आएंगे, जरूर करेंगे, लग जाएगा टाइम, 15 मिनट लगेंगे, हैं आपके पास 15 मिनट, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी 36 स्कीम्स को यहाँ पे मर्ज कर दिया है, अराउंड 11 सेंट्रल डिपार्टमेंट्स की वो स्कीम्स आपको मिलेंगी, और मिनिस्ट्री आपने पीछे देख ली, 2 थी, अपनी एग्रीकल्चर वाली थी और दूसरी फिशरी एंड डेयरिंग वाली आ जाएगी। स्टेट स्कीम्स भी मिलेंगी आपको, प्राइवेट पार्टनरशिप भी देखने को मिलेगी इसमें, तो दैट इज अगेन एक पॉजिटिव स्टेप ही हम लेके चलेंगे। देखो प्राइवेट वालों को एक आदत होती है कि ज्यादा ऐसे पेंडिंग काम नहीं छोड़ना होता, तो मतलब जो एफिशिएंसी आती है काम की वो काफी अच्छी आती है। बाकी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी होते हैं, तो वहां पे कई बार एक्सप्लॉइटेशन भी देखने को मिलती है। बाकी लेट्स सी, अभी तो इंप्लीमेंट हो रही है, हम तो वही पढ़ रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कैसे सेलेक्ट करी जाएगी, तो जहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, नंबर 2 जहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, मतलब एक साल के अंदर बहुत कम क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, लो क्रेडिट डिसबर्समेंट है, जहां पे लोन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, क्रेडिट वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होते, तो उनको यहाँ पे बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग, तो कमेटीज बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे, वो सारे इनको चेक करते रहेंगे। एंड डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो एक्टिविटीज होंगी उनको डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति के तहत चेक करा जाएगा। तो ये सारे एलोकेशन के लिए फर्दर आप देख रहे हो, सब डिवीजन हम कर रहे हैं, जिसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब सेंटर दिल्ली से बैठ के सारा काम नहीं कर सकती ना, तो आप स्टेट को सैंक्शन करोगे काम, लोकल गवर्नमेंट्स को काम सैंक्शन करोगे, तो छोटी छोटी कमेटीज आप बनाते जा रहे हो। और हर मंथ में, मंथली बेसिस पे, जैसे आप करते हो डेली रिवीजन किया, फिर वीकली रिवीजन किया, फिर मंथली रिवीजन होता है, तो यहाँ पे मंथली रिवीजन के लिए 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे कि क्या इंप्रूवमेंट हुई स्कीम को इंप्लीमेंट करने के बाद, तो उनको चेक करती रहेगी। एक डैशबोर्ड बनेगा, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर सारी चीजें चेक होंगी। एंड ओवरसाइट कौन करेगा, तो नीति आयोग, अगेन आपने बोला थिंक टैंक है ये, इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग ही सबसे पहले याद आते हैं, तो ये देखता रहेगा कि कैसे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, फिर ये रिपोर्ट भी बना के दिखाते हैं जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करी होती हैं सरकारों ने, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम, तो आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव थे उसी की आउटकम यहाँ पे लिखी हुई है। डन। अब कैसे कैसे ये इंप्लीमेंट होगी, अभी आप सुनोगे कि इतने पैसे सैंक्शन हुए थे, आगे इतने नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो सारे इश्यूज तो आने ही है जब इंप्लीमेंटेशन होनी है। स्कीम डन है, आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट इज सोलर ब्लास्ट that lit up the Ladakh skies in May 2024। अब उसको अनकोड कर दिया गया है कि क्या रीजन था उसके पीछे का, तो वो बता दिया गया है। खैर आइडिया तो उस टाइम भी था कि कोरोनल मास इजेक्शन हुई होगी और जो हमारा आइनोस्फेयर है उसमें हिट हुई होगी, तो इसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। सबसे पहले जो हमारी लेयर्स आती हैं, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है और एक्सोस्फेयर। ये वाली जो लेयर होती है आपकी थर्मोस्फेयर, इसी में आप एक और सेक्शन पढ़ते हो आइनोस्फेयर का, मतलब यहाँ पे आइंस सबसे ज्यादा मिलेंगे। आइंस की एक खास बात होती है, कई बार ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, कई बार हीट को एमिट करते हैं, तो जब ये ऑरोरा बनते हैं ना, ब्यूटीफुल कलर्स बनते हैं, आपको स्काई के अंदर दिखाई देंगे, तो ये कॉन्टिन्यूअसली चलता है, हीटिंग भी चलती है और उसको एब्जॉर्प्शन भी कर लेते हैं, आइंस का ये काम होता है। पर बने कैसे, अकेले आयन तो हमेशा ही रहते हैं यहाँ पे, तो हुआ क्या, जो आपके सन के कोरोनल मास इजेक्शन है, ये आपको दिख रही होगी लास्ट वाली लेयर, इनको बोलते हैं CME। अब जो सन होता है इसके अंदर आपको पता है हाइड्रोजन है,
ठीक है, हाइड्रोजन की 3 फॉर्म्स आप पढ़ते हो, कौन कौन सी? प्रोटियम पढ़ते हो, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, ये 3 फॉर्म्स आ गई। प्रोटियम वाली कैंसिल कर दो, इसमें सिर्फ ड्यूटीरियम और ट्रीटियम आपको मिलती है। ये आपस में टकराती रहती है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली दूसरी गैस बनती है हीलियम, और इसी की वजह से मैग्नेटिक चार्ज भी प्रोड्यूस होता रहता है। और जब मैग्नेटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इसकी जो कुछ फ्लेयर्स होती हैं वो अर्थ की तरफ भी ट्रैवल करना शुरू करती हैं, और उन्हीं फ्लेयर्स को या तो आप सोलर फ्लेयर बोल रहे हो, और उसके बाद जो आगे जाके पहुंचेंगे उनको हम बोलेंगे कोरोनल मास इजेक्शन। जैसे फोटोस्फेयर है, सन की तरफ कभी देखना, फिर आंखें बंद करना, आपको कुछ पार्ट दिखाई देता है, तो दैट पार्ट इज फोटोस्फेयर। कई बार आपको स्पॉटिंग भी दिखेगी, ये मे भी क्लियर नहीं दिखती, सन के केस में नहीं दिखती क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता जब सन की तरफ आप देख लेते हो। छोटे छोटे स्पॉट्स भी होते हैं जिन्हें सन स्पॉट्स बोल देते हैं। और जो बाहर ये सन का एटमॉस्फेयर है, इसे हम कोरोमोस्फेयर बोल देते हैं। ऊपर की लेयर को हम बोल देते हैं कोरोना, लिखा होगा यहाँ पे कहीं, देख लेना। और बिल्कुल अंदर चले जाओगे तो उसको बोलेंगे कोर, जहां पे ये हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम और ट्रीटियम आपस में टकरा रहे हैं और किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हीलियम। प्लस एक और चीज यहाँ पे निकलती है जिसे बोलते हैं आप न्यूट्रॉन। पूरा डिटेल में नहीं करवाती आप, फिर बड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, आप बोलेंगे मैम इतना डिटेल में नहीं करना है। कईयों को पता होगा, आई थिंक न्यूक्लियर टेक का हमने पढ़ा था, याद है? न्यूक्लियर फ्यूजन और फीजन। बताओ फिर ये फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे या फीजन? कितने बोलते हैं फीजन? अच्छा फ्यूजन हो रही, बताओ फिर कितने बोलते हैं फीजन, कितने बोलते हैं फ्यूजन? ठीक है, मेजॉरिटी से फ्यूजन है, तो यहाँ पे फ्यूजन ही हो रही है। ठीक है, तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन हुई तो आपने क्या देखा, यहाँ पे मैग्नेटिक चार्ज भी प्रोड्यूस हुआ। और जब ये कोरोनल मास इजेक्शन अर्थ की तरफ जाना शुरू हुए, एटमॉस्फेयर की तरफ जाना शुरू हुए, तो इनमें भी क्या था? मैग्नेटिक चार्ज था। ये किसके साथ टकराएंगे? तो यह जो आपके थर्मोस्फेयर के अंदर कौन से थे? आयंस बैठे हुए थे, इनके साथ कौन टकराया? CMe। अब आयंस के साथ गैसेस भी तो होंगी, आगे आगे चलते जाओगे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, नाइट्रोजन मिलने वाली है, ऑक्सीजन मिलने वाली है, उसकी वजह से जब ये आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे? ब्यूटीफुल कलर्स इन एटमॉस्फेयर। मतलब जहां पे हम वर्ड क्या कर लेते हैं यूज, स्काई, आसमान में बोलते हैं ना। और ये जो फिनोमिना होता है ये अर्थ के 2 पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा होता है। एक आ जाता है एक्सट्रीम नॉर्थ वाला पार्ट, जिसको बोलते हो आप ऑरोरा बोरियालिस, और एक होता है एक्सट्रीम साउथ के ऊपर जिसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑस्ट्रेलिया से याद रख लेना, साउथ वाले पार्ट पे है तो ऑस्ट्रेलिस। होंगे दोनों वही जो आपने फिनोमिनास पढ़े कि लाइट दिखेंगी आपको, सुंदर गले। यहाँ पे क्या हुआ था लद्दाख के केस में, कुछ ऐसा विजुअल था कि मई 2024 की है, और अभी किसी का प्लान है तो जुलाई में भी बोला हुआ है बाय एंड कि ये ऑरोरास दिखाई देंगे, ब्यूटीफुल लाइट्स दिखाई देंगी। पर लास्ट ईयर क्या हुआ था? वाइब्रेंट दिखे थे काफी ज्यादा, मतलब पूरा डार्क स्काई था, एकदम से बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स आई। 6 बार ये फिनोमेना अक्कर करता है, तो उसी के ऊपर रिसर्च में लग जाते हैं लोग। और इसमें जो हैनले आप पढ़ते हो वर्ड, हैनले यहाँ पे इंडिया की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है एट हाई ऑल्टीट्यूड विच इज लोकेटेड इन अगेन लद्दाख। तो यहाँ से भी डेटा हमें रिट्रीव हुआ, नासा भी आया आगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी आगे आई कि हमें भी पढ़ना है ये। देखो कितना इंटरेस्ट होता है पढ़ने में। ठीक है, तो चलो एनीवेज, मैं तुम्हें नहीं बोल रही, तुम्हारी तो मर्जी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कोरोनल मास इजेक्शन। तो ये मैसिव इरप्शंस होती हैं मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा से। पढ़ा था ना ये वर्ड प्लाज्मा, कि जो कोर वाला पार्ट है जहां पे हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम आपस में टकरा रहे हैं, हीलियम की फॉर्मेशन हो रही है, न्यूट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, एक्सेसिव एनर्जी बाहर निकल रही है, वहां पे मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा भी आपको मिलता है। तो ये सन के कोरोना की तरफ भी शिफ्ट करता है, और ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी लीड करता है। जब ये स्टॉर्म्स आते हैं, सन का भी एटमॉस्फेयर पड़ा, क्रोमोस्फेयर, ठीक है, तो जब स्टॉर्म्स आते हैं वहां पे तो ये कुछ फ्लेयर्स नीचे की तरफ आना शुरू कर देती हैं जो हमारे आइनोस्फेयर के साथ टकराएंगी। ठीक है, कलर्स का लग गया ना पता। अभी देखते हैं कि ब्लू कलर क्यों डेवलप होता है, ग्रीन कैसे होता है, रेड कैसे होता है, वो आगे है। अब रेयर चेन होती है एक 6 CMEs की रैपिड सक्सेशन में, लद्दाख की बात करी गई, जो कि एक अनयूजुअल सा फिनोमिना था। रिसर्च की टीम आ जाती है प्रॉपर, जहां पे बहुत सारी कोलैबोरेशन मिलेंगी, नासा आया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी आई, आपका बेंगलोर का जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो आता है, हैनले ऑब्जर्वेटरी जो कि ऑलरेडी लद्दाख में है, इन चारों ने मिलकर यहाँ पे रिसर्च शुरू कर दी। थर्मोडायनेमिक इंसाइट, तो यहाँ पे CME ने क्या किया था, ना सिर्फ हीट को एमिट किया था पर हीट को बाद में एब्जॉर्ब भी कर लिया था। अभी बताया ना मैंने, हीट को एमिट तो किया ही जाता है पर एब्जॉर्ब वाला आपको कम मिलेगा, तो वो वाला फिनोमेना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप्स करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट। इसकी 2 चीजें होती हैं जब भी ये एमिट करेगा, तो एक तो हीट प्रोड्यूस करेगा प्लस कलर्स।
कलर्स एमिट करता है। जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन होता है 11 होता है ना उसका एटॉमिक नंबर, थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पार्ट आएगा अब, तो 11 एटॉमिक नंबर होता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़ा होता है, तो उसको वो बाहर निकाल देते हैं और स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेता है। पर जब बाहर निकलता है तो एक येलो कलर की लाइट छोड़ता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जंप करते हैं तो एक तो हीट रिलीज करते हैं प्लस कलर्स को एमिट करते हैं। तो यहाँ पे दो फिनोमिनाज निकल के आए जब आपने इसको पूरा कंपाइल करना हो। सीएमई तो कॉमन है, कोरोनल मास इजेक्शन जो कि सन के कोरोना वाले सरफेस से आया, जब वहां पे स्टॉर्म्स चले, तूफान चले, जैसे अर्थ पे चलते हैं वैसे सन पे भी चल रहे हैं। ऐसे मत सोचो कि सन तो इतना सा होता है, कहीं फोटो भी खिंचवाते हैं ऐसे मुंह खोला होता है फिर सन उनके मुंह में जा रहा है, वो एक्चुअल में उतना साइज थोड़ी है उसका, हम घूम रहे हैं सन के अराउंड, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। नंबर 1। नंबर 2, आपकी कौन सी लेयर आई? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या थे? आयंस। आयंस के अंदर हीट एमिटिंग टेंडेंसी होती है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिली। तो आयंस से रिलेटेड क्या पॉइंट याद रखोगे? एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों हुए यहाँ पे। एमिशन इज कॉमन, पर जो एब्जॉर्प्शन थी हीट की वो थोड़ा सा यहाँ पे रेयर हुआ, जिसकी वजह से आपको 6 बार ये फिनोमिना देखने को मिला। प्लस यहाँ पे बात हुई इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया? हीट को रिलीज किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने सिर्फ रिलीज करा, आयंस ने रिलीज भी करा और उसको फर्दर एब्जॉर्ब भी करा। ये रिसर्चर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर दिया, पीआईबी ने पूरा ऐसे ही छाप दिया। पिक्चर्स भी दी हुई हैं पर पिक्चर हमें समझ नहीं आएंगी। एक मैप मैंने लगा भी दिया है आपकी सहमति से कि आपको ऐसे ना लगे कि ऐसे पढ़ा दिया हमें, तो वो आप देख लेंगे एक बार। तो आपने क्या देखा? हीटिंग भी हुई, कूलिंग भी हुई। हीट एमिट हुई तो ऑब्वियसली गर्माहट वहां पे फील होगी, जब एब्जॉर्ब कर लिया तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट आएगा। तो ये दोनों फैक्टर देखने को मिले जिस वजह से ये लाइट प्रोड्यूस हुई थी कॉन्टिन्यूअस पैटर्न में 6 बार। ये लद्दाख का केस था जो रिपोर्ट में मेंशन करा गया। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, पर कोलैबोरेशन आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जो यूनिक डिस्कवरी, तो आपको डबल फ्लक्स रोप्स मिलेंगी, कुछ ऐसी पिक्चर्स बनेंगी उसकी, मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, जैसे हमारा डीएनए होता है बस वैसी लेयर्स यहाँ पे दिखाई दे रही थी। ये देख लो साइड में पिक्चर, ये रिपोर्ट में दिया हुआ है, मुझे तो नहीं समझ आया, आप समझ लो अगर समझ सकते हो। मतलब ये पूरा मैकेनिक्स लगा के ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर दिया कि ऐसे ये दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये आपने नहीं यूज करना है ना, आपके पेपर में कोई पूछेगा इस वाले ग्राफ को कि बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज नन ऑफ योर यूज। आपको 4-5 फैक्टर थे वो मैंने बता दिए। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी क्या क्या यूज करी गई है, तो कोरोना ग्राफ यूज करा गया है, जिससे हम क्या करते हैं, जो कोरोना की लेयर है सन की उसके डेटा को रिट्रीव करते रहते हैं। वन मोर थिंग, मैंने अभी आपको बोला आदित्य L1 याद रखना। जब आदित्य L1 को लॉन्च करा गया था तो इसमें 7 पेलोड यूज करे थे, और आपके हरियाणा के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन 7 पेलोड में से 2 जो उसके पेलोड है VELC और एस्पेक्स, इनकी फुल फॉर्म नहीं भी याद रहती है तो आप स्किप कर सकते हो, पर एटलीस्ट कौन कौन से पेलोड थे? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, यानी कि ये किसके ऊपर फोकस करेगा? सन के कोरोना वाले पार्ट पे, उसके पूरे ग्राफ्स बना के देगा, और ये कुछ ऐसे ही दिखेंगे आपको। ये तो अपना लैंग्रेजियन पॉइंट है, ये वाले कुछ ऐसे ही दिखेंगे ग्राफ्स, मतलब लाइक दिस। एंड नेक्स्ट है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो एस्पेक्स जो पेलोड लगा हुआ है इसका क्या काम रहेगा? वो जो सीएमई निकल रही है, फ्लेयर्स निकल रही हैं, उनके डेटा को रिट्रीव करना। तो यहाँ पे आदित्य L1 से जो डेटा हमें मिला उसको भी यूज करा गया है। लगा पता क्यों एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं स्पेस में, आप क्यों इतने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो? इन्हीं रीजंस की वजह से। जब प्रॉब्लम आती है अर्थ के ऊपर तो हमें ऊपर के पैटर्न्स भी पता हो। तो यहाँ पे 2 पेलोड्स यूज हुए आदित्य L1 के, वन इज VELC और दूसरा है एस्पेक्स। बाकी पब्लिकेशन कहाँ हुई तो ये तो जर्नल का नाम है, इसको आप छोड़ सकते हैं। और ऑरा बोरियालिस ऐसे ही दिखता है ना, सुना होगा कईयों का सपना भी होता है कि हमें ये लाइट्स देखने के लिए जाना है, पर क्लाइमेट जिस रैपिड तरीके से चेंज हो रहा है, क्या पता अपनी ही आसपास दिख जाए, ये जाना ही ना पड़े, तो वो तो अच्छा हो जाएगा इकोनॉमिकली। नहीं, हमें क्लाइमेट का भी सोचना है। नेक्स्ट आ जो कलर कैसे कैसे दिखाई देते हैं। अब आपको पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज एनवेल्प ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे 2 गैसेस आपने याद रखनी है, वन इज नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितनी मिल जाती है आपको एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन 21 पॉइंट समथिंग, ऑन एन एवरेज हम 21% या फिर 22% लिख लेते हैं। तो जब ये आयंस किसके साथ टकराएंगे? नाइट्रोजन के साथ टकराएंगे तो आपको ब्लू या फिर पर्पल सा कलर दिखाई देगा, पर जब ऑक्सीजन के साथ टकराते हैं तो आपको या तो रेड कलर दिखेगा या फिर ग्रीन सा कलर दिखेगा। तो ऑन एन एवरेज आपको सभी का मर्जर सा दिखता है। पर लद्दाख में कैसा दिखा था? डार्क डार्क नहीं बोलेंगे, ब्राइट रेड सा दिखेगा, ठीक है, बहुत शार्प कलर था। तो मतलब वो किसके साथ मर्ज किया था? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे रेड कलर है, ठीक है। तो गैसेस का भी हमने देख लिया। डन, लग गया थोड़ा आइडिया इसके बारे में कि क्या रिपोर्ट के अंदर पब्लिश करा गया। और सुनो, ये क्वेश्चन आता है, आपको मैंने एक होमवर्क देना है, लास्ट में मुझे याद करवा देना। कुछ स्पेस लेबोरेटरीज हैं ऐसी, आपने पढ़ के आनी है कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। ओके, छोटा सा आर्टिकल है। ओह, ये क्या हो गया इसको?
चलो कोई बात नहीं। एक फेस्टिवल के बारे में मेंशन करा गया है, तो आपके आर्ट एंड कल्चर में एक मेजर फेस्टिवल की हेडिंग आएगी, तो उसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेहदेन खलम इस फेस्टिवल का नाम है, थोड़ा लंबा है, और ये मेघालय में सेलिब्रेट करा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इस रीजन से हम पढ़ रहे हैं। अब देखो, एक होता है कल्चर, कल्चर बहुत पास से चलता आता है, पर आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन हो चुकी है, तो हम चीजों का एमलगमेशन कर रहे हैं कि पुरानी चीजें भी ना भूलें और टाइम के साथ भी चलते रहें। उसी का ये फेस्टिवल एक एग्जाम्पल बन जाता है। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है बेहदियन, अब ये बेहदियन का मतलब होता है ड्राइव अवे, किसी चीज को आप दूर भेज रहे हो। दूसरा वर्ड लिखा है खलम, खलम का मतलब होता है प्लेग। प्लेग बीमारी याद है, पढ़ी थी ना, कौन सा बैक्टीरिया था, यर्सीनिया पेस्टिस। चलो यहाँ पे प्लेग को वो सोचते हैं महामारी की तरह, क्योंकि जब प्लेग फैला था तो मिलियन ऑफ डेथ्स आपको देखने को मिली थी। तो ये जो बेहदेन खलम है, इसका मतलब है कि जो बुरी आत्माएं होती हैं, बुरी बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से महामारी देखने को मिलती है, उसको ये फेस्टिवल वार्ड ऑफ कर देता है। और वेलकम किस चीज का करते हैं, तो जो नई हार्वेस्ट इन्होंने उगाई होती है उसका ये वेलकम करते हैं। मतलब एक तरह से आप क्या देख रहे हो, गुड लक के लिए, पॉजिटिविटी के लिए वो सारी चीजों को वेलकम किया जा रहा है, और जो बुरी चीजें हैं उनको बाहर किया जा रहा है। जैसे हैजा आप सुनते हो, कॉलेरा के बारे में सुनते हो, कॉलेरा के ऊपर हरियाणा बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। कॉलेरा का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि जो फिकल मैटर निकलता है, स्टूल होता है, वो राइस के वाटर के जैसा होता है, ठीक है। तो यही सिम्टम दिया होता है बार बार ऑप्शन में, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं जो मेघालय के कॉन्टेक्स्ट में आपने याद रखनी है। नाउ द इंपॉर्टेंट वन, कौन सी कम्युनिटी, नार भी लिखा हुआ है, और हिंदी में अगर सर्च करोगे तो नार भी लिखा है, पन्नार भी याद रख सकते हो। पन्नार कम्युनिटी है जो कि मेघालय की है, और यही इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपको पर्पस आई थिंक क्लियर है, और जुलाई मंथ में ही इसको सेलिब्रेट करा जाता है। रिचुअल क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, बिल्कुल सीधा है, पॉलिश किया जाता है इसको प्रॉपर तरीके से, और ये राउंड होता है, टिप से अगर देखेंगे बिल्कुल राउंड आपको मिलेगा। इसको वापस अपने गांव लेके आते हैं ये लोग, जहां पे भी पन्नार कम्युनिटी रहती है। फिर साथ में होते हैं इनके पास बैम्बूस, और बैम्बू के साथ जितने भी घर होंगे वहां पे, उनकी छतों पे उसे थोड़ा सा बजाया जाता है, ताकि जो स्पिरिट अगर बैठी हुई थी छत के ऊपर तो वो वार्ड ऑफ हो जाए। तो ये इनकी मान्यता है अपनी। तो इस ट्री सेलेक्ट करा जाता है जंगल से। मेघालय आपको पता है कितनी ज्यादा बारिश होती है वहां पे, आपको डार्क ग्रीन फॉरेस्ट वहां पे मिल जाते हैं। तो इसी वजह से पेड़ की भी सिलेक्शन करी जाती है कि कौन सा हम यूज करेंगे। और 3 दिन के लिए ये फेस्टिवल चलता है। उसके बाद एक जगह पे आते हैं, और वहां पे एक गेम चलती है, डैड लावा कोर। डैड लावा कोर क्या गेम होती है, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, बस सेम वैसा ही गेम इनका चलता है। सारे कोलैबोरेट होते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं और इस गेम को खेलते हैं। कौन सी लोकेशन पे खेला जाता है, तो मिनथोंग, मिनथोंग लोकेशन है। अब मिनथोंग आने से भी पहले एक लोकेशन पे ये जाते हैं जिसका नाम है एतनार। एतनार में जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पता नहीं बीच वाली स्टेज का ज्यादा नाम नहीं लिया, बच्चे बूढ़े सारे आगे इसमें, बच्चे बूढ़े। तो एतनार जब ये जाते हैं तो वहां पे पाइप्स और ड्रम्स का यूज करा जाता है, और उन बीट्स के ऊपर ये डांस करते हैं। और फाइनली मिनथोंग की तरफ आ जाते हैं, जहां पे फाइनल गेम होता है, विच इज डैड लावा कोर। ठीक है, डैड लावा कोर डन। छोटा सा फेस्टिवल था, बट इंपॉर्टेंट है मेघालय के पर्सपेक्टिव से। इवन फर्स्ट पोस्ट पे इसको करा हुआ था रेकमेंड, तो आप इसको स्टडी कर लेंगे। नाउ आते हैं रोडीज के ऊपर। रोडीज इंडिया प्रोग्राम, लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बस इसके बाद डन है अपना। आई सॉ देम लास्ट ईयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है मनप्रीत, ठीक है। कहाँ पे देखा आपने, ऑस्ट्रेलिस फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन, प्लानिंग कमीशन अपग्रेडेड वर्जन, प्रो ड्यू ट्री, ठीक है। हाँ, फॉर्मेशन हुई थी नीति आयोग की 2015, ठीक है। एक्स्ट्रा, ठीक है। पूल मनी, ओके नाइस, कनाडा में, ठीक है। हाँ, वो भी नॉर्थ में आ गया ना, यस। चलिए जी, रोड इज इंडियन प्रोग्राम, अगेन आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, और वहां पे कंजर्वेशन या फिर जो कंजर्वेशन एफर्ट लगाए जाते हैं और स्पीशीज इन न्यूज रहती हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, जितनी भी राइनो की टाइप्स या स्पीशीज आपको इंडिया के अंदर मिलती हैं, उनके आप IUCN स्टेटस देख के आओगे, ठीक है। मैं कल आपसे पूछ लूंगी, तो उसी बहाने आपको याद हो जाएगा। अभी का क्या पर्पस है, तो पॉपुलेशन बताई सबसे पहले, 2573 के आसपास ये राइनो की पॉपुलेशन है। इनका DNA एक्सट्रैक्ट करा जाएगा और लेबोरेटरीज के अंदर उसको स्टोर करके रख लिया जाएगा। क्या रीजन है, क्रिमिनल केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। कंजर्वेशन तो करनी है, पर अगर क्रिमिनल केसेस इंक्रीज होंगे तो उसकी वजह से राइनोस की डेथ होती है और अपने पास पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आपकी एनवायरमेंट,
फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो है ही पार्टनरशिप, किसके साथ, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। कौन कौन से डिपार्टमेंट इंक्लूडेड हैं, तो असम है, वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है। और अगर इवन आप मैप पे देखोगे कि राइनो पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे मिलेगी, आपको मैप कुछ ऐसा जैसा मिलता है, मतलब ये सारा शो कर रहा है यूपी के कुछ एरियाज, आपके वेस्ट बंगाल वाले एरियाज, यहाँ पे असम वाले एरियाज, और ऊपर नेपाल का भी शो कर रहा होता है क्योंकि वहां पे भी आपको पॉपुलेशन मिलेगी। तो उन्हीं के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व है। और साथ में वाइल्ड क्या था ये, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे कोलैबोरेशन में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ राइनो डीएनए इंडेक्स, ये रोडीज की फुल फॉर्म लिखती, क्या इसका पर्पज है, आई थिंक ये क्लियर है आपको, मिनिस्ट्री क्लियर है, किस किस की कोलैबोरेशन है वो यहाँ पे देखना था। आपका छोटा सा जो काम है दैट इज अबाउट IUCN स्टेटस, IUCN स्टेटस। अफ्रीका वाला भी कर लेना, जो अफ्रीका के अंदर जो स्पीशीज हैं राइनोस की, उनका क्या IUCN स्टेटस है, सारा ही कर लो कोई। मतलब 15 मिनट का एक नीति आयोग, और इसमें लगेंगे, ये तो डिस्कस ही कर लेना एक दूसरे से पूछ पूछ के, तो ऑन एन एवरेज 5 to 7 मिनट्स है आपके पास, ठीक है, फिर तो वेरी गुड। ओके, ये सारी वही चीजें लिखी हुई हैं कि इनका जो हॉर्न होता है किस चीज का बना होता है, डेड प्रोटीन, कैरेटीन, तो उसी का वही चीजें लिखी हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, लो अमीनो एसिड आए तो कहीं ना कहीं मेडिसिन की तरफ आपका ध्यान जाएगा, तो इसी वजह से यूज करते हैं। पर्टिकुलरली सिस्टीन नाम की, टायरोसिन, ये अमीनो एसिड्स के नाम होते हैं। अगर कोई यहाँ पे जाता है वर्कआउट के लिए, अगर प्रोटीन का डब्बा इन केस लिया है, बोलते हैं उसको प्रोटीन का डब्बा, पर एक्चुअल में बैक साइड पे देखोगे तो अमीनो एसिड्स का मेंशन होता है। तो ऑलरेडी ब्रोकन होता है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, तो स्पाइक्स उसमें इंक्लूड करी होती है। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा, आर्जिनिन, लोग पैकेट ले रहे होते हैं आर्जिनिन के, ऑरेंज से कलर का आता है, देखा होगा आपने, तो आर्जिनिन भी इनके हॉर्न के अंदर होता है, इसी वजह से इतना ज्यादा रेलिवेंट रहता है राइनो, और इंटरेस्ट का बना रहता है। बाकी नेक्स्ट इज हूव्स हैं इनके भी, हूव्स याद है क्या होते हैं हूव्स, हाँ ऐसे जैसे पैर मिलेंगे आपको क्यूट से, ठीक है, जैसे हील्स ही होती है वैसे दिखेंगे। तो दैट्स ऑल। और आज हमारे पास मैप के लिए कुछ नहीं है, इसको पढ़ के आना है। तो 2 होमवर्क है आपके, वन इज नीति आयोग। आज मैंने मैप जान के नहीं इंक्लूड करा, मैं का स्कीम्स पे आज ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये बोरिंग होती है, पर आपको रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे नीतीश का तो मुंह भी लाल हो गया यॉर्निंग कर करके, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। नीति आयोग, इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स। मेरी वीडियो देख लेना, मैंने आपको पहले 2-3 बार पढ़ाया था, उसके बाद यूट्यूब पे भी गई हुई थी, वहां पे नीति आयोग सर्च कर लेना, वहां पे भी पढ़ा हुआ है टॉपिक। 15 मिनट। और दूसरा आपने क्या करना है, IUCN स्टेटस, और 1 मिनट रुको, ऑनलाइन 2 भाग्य फटाफट से, हाँ रोकना भी कैसे ऑनलाइन को, यहाँ पे तो बोल दें। एक आपने ऑब्जर्वेटरीज के बारे में देखना, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। ऑनलाइन रुकेंगे आप 1 मिनट। नहीं, वो एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट भी आ गई स्क्रीनशॉट लेते हुए, मैंने चलते चलते लिया था। 1 मिनट, मैं यहाँ पे लिख के दूंगी आपको। नीति आयोग, हाँ डालनी है मैंने, वो शॉर्ट वीडियो डालूंगी उसकी अभी, कोई नहीं तुम पढ़ के आओगे। अच्छा, ये आपने लोकेशंस चेक करनी है, कोडाई कनल, वैसे नाम से पता लग ही रहा होगा किस तरफ होंगी, कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी, और दूसरी आप देखेंगे गौरी बिदिनौर, गौरी बिदिनौर, बिदिनौर रेडियो ऑब्जर्वेटरी, कोडाई कनल सोलर ऑब्जर्वेटरी और गौरी बिडिनौर ये रेडियो ऑब्जर्वेटरी है। इन दोनों की आप लोकेशन चेक करके आएंगे। तो आज 3 होमवर्क है और पूरी ईमानदारी के साथ इसे कंप्लीट करना।